प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना का 3 स्थितियों पर प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे की जो 3 स्थितियां हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो 6 स्थितियाँ थी उसको एक बार पहले फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे वाला पढ़ेंगे। देखिए 6 स्थितियाँ कौन थी। पहला नंबर अनंत था, इसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा नंबर था ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उसका भी पढ़ चुके हैं। तीसरा वाला पढ़ चुके हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो इन तीनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम चौथी स्थिति रहेगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर भी जब वस्तु रखी होती है तब प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी हो तब पढ़ेंगे, उसके बाद जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तब पढ़ेंगे। यानी कि 3 स्थितियाँ बची हैं। 3 पहले पढ़ चुके थे और 3 आज पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अब हम अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें बताए थे कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। उन चारों स्थितियों के बारे में याद होगा। जैसे देखिए पहला नंबर क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब था कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे या पीछे या उसके अलावा अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, या मुख्य फोकस पर, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कि जो 6 स्थितियां वस्तु के रखने की हैं वही 6 स्थितियां प्रतिबिंब के बनने की भी हैं। तो जिन 6 स्थितियों पर वस्तु रखा जाता है उन 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब भी बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति का ये मतलब है। उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब यह है कि प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। तो अगर वास्तव में यानी कि डॉट डॉट करके नहीं बना रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और अगर डॉट डॉट करके बना रहेगा तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। और बताए थे कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का विन्यास। प्रतिबिंब का विन्यास का मतलब होता है कि उल्टा है कि सीधा। तो उल्टा सीधा कैसे पता चलता है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा है, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा है। तो ऐसे उल्टा और सीधा पता चल जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ये प्रतिबिंब का आकार है। तो अब हम चौथी स्थिति का अध्ययन करेंगे। चौथी जो स्थिति है, यहाँ देखिए चित्र इसका लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा फोकस एफ के बीच में कहीं पर रखी हो। ये सी और एफ इसके बीच में अगर चाहे जहाँ रख दिया जाए तो प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनेगा। और वो कहाँ बनेगा, वो देखिए चित्र में ध्यान से देखिए। ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस, इसके बीच में एक वस्तु ए बी रखी गई है। अब जब ये वस्तु ए बी रख दी गई इस अवतल दर्पण के सामने, तो ये अवतल दर्पण इस वस्तु का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन वो प्रतिबिंब बनाएगा कैसे, किन नियमों पर बनाएगा, उसके लिए नियम हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और नहीं पढ़े हैं तो फिर भी इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, जहाँ वस्तु रखी होती है वहाँ से 2 किरण गुजारते हैं। हमेशा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए जहाँ वस्तु रखी होती है वहाँ से 2 किरण गुजारते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और एक वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। अगर वक्रता केंद्र से नहीं गुजारा जा सकता है, मतलब ऐसी स्थिति है कि वक्रता केंद्र से हम गुजार नहीं सकते हैं, तो कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से गुजारेंगे। यानी कि 3 स्थितियाँ समझ लीजिए, 2 नहीं 3 मान लीजिए। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, एक मुख्य फोकस से और एक वक्रता केंद्र से।
अगर वक्रता केंद्र से गुजारने लायक स्थिति है तब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी दोनों कौन कौन, मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो यही दोनों से गुजारेंगे। इसमें देखिए वक्रता केंद्र से नहीं गुजार सकते हैं, हमें किरणें कहाँ गुजारना है, दर्पण की ओर ना, दर्पण से टकराएगा तब तो कहीं जाएगा, तब प्रतिबिंब बनेगा ना। लेकिन इसमें वक्रता केंद्र जो है वो पीछे है, तो पीछे नहीं लाएंगे हम, किरणों को कहाँ ले जाएंगे, आगे, इसलिए इसमें वक्रता केंद्र से नहीं गुजरेगा। तो जब वक्रता केंद्र से नहीं गुजरेगा तो बचा दो ठू, कौन कौन, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक मुख्य फोकस से। अब ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर वाली और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जहाँ मिलेंगी वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये मिलेंगी कैसे, इस ये भी मालूम होगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारी, ये मालूम ही है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये ऐसे गुजर गई। और दूसरी किरण कहाँ से गुजारी, मुख्य फोकस से। तो अगर कोई किरण हम मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हम पहले बता चुके हैं। इसलिए कहे थे कि इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार मिलेगा, हर चित्र में मिलेगा ये। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली और ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर हमें इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कहाँ मिली हैं, देखिए ये इधर से आया यहाँ गया और ये इधर से आया यहाँ गया, यहीं तो मिला। यानी कि ये जो बी डैश ए डैश है ये इसका प्रतिबिंब है। अब हम चित्र जब बन गया तो इसमें अब भर देते हैं हम। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो कहाँ बना है ये, देखिए सी से पीछे बना है और यहाँ क्या है, यहाँ अनंत है, तो बना कहाँ है, अनंत और सी के बीच में। तो यहाँ हम लिख देते हैं अनंत और सी के बीच में, अनंत तथा सी के बीच, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में बिना है किरणें, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक। और जब वास्तविक है तब उल्टा, हमेशा बिना देखे, इसको देखिए चित्र में भी ये उल्टा बना है, अगर वास्तविक है तो उल्टा ही रहेगा, ये याद कर लेना, उल्टा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आकार वस्तु से छोटा है कि बड़ा, बड़ा, तो यहाँ लिख देंगे हम बड़ा। तो ये हो गया जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी तथा एफ के बीच में, यहाँ लिख देते हैं चौथा वाला स्थिति है ये, सी तथा एफ के बीच जब वस्तु रखी है तब का है ये। उसके बाद अभी दो और बचा है, अब की कहाँ रखेंगे, इसमें देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, सी तथा एफ के बीच, यानी ये हो गया चौथा वाला। अब की पचयां वाला रखेंगे हम एफ पर, यानी कि मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एफ पर माने मुख्य फोकस पर। तो जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके लिए एक चित्र है, उसको देखिए फिर समझ में आ जाएगा। देखिए जब वस्तु फोकस अथवा फोकस तल पर हो, फोकस तल बताया गया है क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर ऐसे जो एक सीधी लाइन खींची जाती है, इसे फोकस तल कहते हैं। परिभाषा इसकी ऐसे है कि मुख्य अक्ष पर लंबवत माने यहाँ 90 अंश कोण बनाएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को या खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। तो चाहे फोकस तल पर रखी हो वस्तु कहीं या मुख्य फोकस पर रखी हो कहीं, एक ही प्रतिबिंब बनता है एक ही स्थान पर, और वो बनता कहाँ है वो चित्र से समझेंगे। तो देखिए एफ पर वस्तु रख दिए ए बी, अब वही फिर से नियम, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और एफ से गुजारेंगे या सी से गुजारेंगे। क्या इसमें एफ से गुजार सकते हैं किरणों को हम, एफ पर जब वस्तु ही रखा है तो एफ पर किरणों को कैसे गुजार पाएंगे, ऐसे लाएंगे तो इसे टकराएगा कहाँ, इसे टकराना भी है तभी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसमें हम एफ से नहीं गुजार सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले में हम सी से नहीं गुजार सकते थे। तो अब जब इसमें सी से नहीं गुजार सकते थे तो एफ में गुजारे थे, ऐसे इसमें एफ से नहीं गुजार सकते हैं तो सी से गुजारेंगे। तो देखिए इसको इधर नहीं गुजारेंगे,
इधर गुजारेंगे, क्योंकि ये दर्पण से टकराए। तो देखिए ये इधर से गया, टकराया, टकराने के बाद कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये टकराया, फिर उसी मार्ग पर वापस लौटा, ये यहाँ चलेगी। और ये भी जो मुख्य अक्ष के समांतर था, ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये दोनों किरणें समांतर हो गई। देखिए समांतर माने समान अंतर, यानी कि इसके बीच में समान अंतर है। दो समांतर किरणें या दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, यानी कि ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और प्रतिबिंब कहाँ बनता था, जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती। तो ये जब दोनों किरणें कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब भी कहीं नहीं बनेगा। तो कहीं नहीं बनेगा का ये मतलब है कि बहुत दूर चला जाएगा। इसे कहीं लिखा है ना अनंत को, अनंत का मतलब अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, बहुत दूर बनेगा। तो बहुत दूर को क्या कहते हैं, अनंत। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ये कब अनंत पर बनता है, जब वस्तु फोकस पर रखी थी। तो अब इसमें इसको हम भर देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है इसमें, अनंत। उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, इसमें प्रतिबिंब बना ही नहीं है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या माना जाए। अब देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ जा कर के मिलता, ये इसके नीचे है ना। इसके नीचे का मतलब यही होगा कि ये मुख्य अक्ष के नीचे है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे होता है तो उल्टा होता है, और जब उल्टा होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है कि वास्तविक। बताइए, बताया गया है प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वास्तविक बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वास्तविक। तो यहाँ लिख देते हैं वास्तविक। कैसे पता चला, मुख्य अक्ष के नीचे जा रहा है ना, देखिए ये नीचे जा रहा है, तो ये वास्तविक बनेगा। तो जब ये वास्तविक होगा तो यहाँ उल्टा भी होगा। और ये आकार कैसा है, आकार बहुत दूर जा करके मिलने का ये मतलब है कि बहुत बड़ा बनेगा, असीमित रूप से बड़ा। बहुत बड़ा मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत पर जा करके मिलेगा ये, असीमित रूप से बड़ा। ठीक, तो उसके बाद ये वाला भी हो गया। अब हम इसके बाद चौथा हो गया, पाँचवां हो गया, अब की बार हम छठवां वाला अंतिम वाला बचा है। तो अंतिम स्थिति जो थी वो क्या थी, कहाँ गए, अंतिम स्थिति का अध्ययन करेंगे। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए अब की कहाँ रखेंगे हम वस्तु, एफ तथा पी के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे एफ की हम। तो इस पर रख करके देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, छठवां वाला। तो देखिए इसका चित्र लिखा है, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर रखी हो। ये फोकस और ये ध्रुव पी, इसके बीच में कहीं पर भी रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर से नियम वही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक मुख्य फोकस से और एक वक्रता केंद्र से। इन दोनों में से देखिए ऐसा नहीं मिलेगा कि मुख्य फोकस से भी होकर जाने लगे और वक्रता केंद्र से भी होकर जाने लगे। अगर कहीं मिल भी जाता है तो वो दोनों किरणें जा करके एक ही स्थान पर काटेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग काट दें, दो प्रतिबिंब बन जाए, एक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें देखिए ये समांतर गुजारेंगे, समांतर तो सब में गुजरता है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगा, ये मुख्य फोकस है। और देखिए ये एफ से तो यहाँ नीचे तो लाएंगे नहीं, इसलिए एफ से नहीं गुजरेगा, तो इसको आगे लेकर जाएंगे। किसकी तरफ जाती हुई मानेंगे, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई ये किरण है। तो जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी कि ये ऐसे वापस लौट आएगी। क्या ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी, यही दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक वक्रता केंद्र
की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली किरण इसमें प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये दोनों किरणें देखिए, ये ऐसे जाएगा जब नीचे तो इसे फैलते हुए चला जाएगा ना, क्या ये कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो जब कहीं नहीं मिलता है तो इसको उल्टा बढ़ाते हैं ऊपर। ऊपर तो मिल सकता है ना, देखिए इसको ऊपर इधर बढ़ाए और इसको ऊपर इधर बढ़ाए, इसको इधर बढ़ाए और इसको इधर बढ़ाए, तो ये जा करके एक बिंदु ए है जहाँ पर ये मिल गया। तो अब की पीछे बना है, और जब पीछे बनेगा तो डाट डाट करके बनेगा, क्योंकि इसमें किरणें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अगर अवतल दर्पण में पीछे बना प्रतिबिंब तो समझ लेना वो आभासी होगा, और जब आभासी होगा तब वो सीधा होगा। तो एक ही स्थिति इसमें है जब आभासी और सीधा बनता है और पीछे भी बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब है पीछे बन गया। तो ये अंतिम यानी कि छठवां जो स्थिति है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो और ये दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें जो है अब इसको हम लिख देते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे लिखेंगे इसमें, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे इसमें लिख दिया है, इसका कोई नाम नहीं है इसमें। देखिए इसका कोई नाम होता है? इधर नहीं, इधर होता है फोकस, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र फोकस के बीच, यानी कि 6 स्थितियाँ। बाकी अवतल में इधर होती हैं, इधर कुछ नहीं होता है। और उत्तल की जो 6 स्थितियाँ हैं वो इधर होंगी, इधर कुछ नहीं होगा। तो अब की जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ दर्पण के पीछे लिख दिए। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है? डाट डाट करके मिला है तो आभासी, और जब आभासी है तो सीधा। चित्र से भी देखिए वैसे भी समझिए, आभासी है तो सीधा, मुख्य अक्ष के ऊपर है। उसके बाद आकार कैसे है? आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, तो ये वस्तु से बड़ा वाला आकार हो गया। तो ये जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूरा हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे जिससे ये सभी स्थितियों का ज्ञान हमें आसानी से हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा कि वस्तु कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न 6 नहीं आएगा, केवल 1 आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी है तब प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए तथा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति विन्यास बताइए। या तो चारों पूछ लेगा, या कोई 3 पूछेगा, या कोई 2 पूछेगा। ऐसे मान लीजिए इस टाइप का आ गया कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी है तब प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए और उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास तथा आकार बताइए। तो 6 में से कोई ना कोई 1 या 2 आएगा, इस तरीके से पूरा नहीं आएगा। तो इसको समझ लेना एक बार फिर से। और उसके बाद हम एक ट्रिक तो बताएंगे ही, जब ये पूरा जब उत्तल वाला भी ख़त्म हो जाएगा तब, यानी कि अगली वीडियो में बता देंगे उसको हम। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।